हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आ गए हैं प्री बोर्ड हिंदी का पेपर लेके। इसमें जो है 20 अंक के ऑब्जेक्टिव हैं आपके। देखो यहाँ तक आपके 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव हैं और 50 नंबर का इसमें आपको थ्योरेटिकल होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। एक खंड 2 में विभाजित है, खंड आ और खंड खा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। इसमें 20 अंकों का बहुविकल्पी होगा जो हमें OMR सीट मिलेगी बोर्ड में, उस पर काले पेन से इसमें चिन्हित करना होगा। और जो बा खंड होगा उसमें 50 अंकों का जो है थ्योरेटिकल होगा। तो हम सारे क्वेश्चन जो है आसानी से, धीरे से और समझकर, दिमाग को कंसंट्रेट करके ही करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं। तो इसमें हमारा पहला नागार्जुन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं और कमलेश्वर हैं। तो छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हमारे जो हैं वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरे पे आते हैं, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं। तो इसमें पहला द्विवेदी युग है, शुक्लोत्तर युग है। यहाँ पे इसमें रॉन्ग प्रिंट हो गया था, छायावादी युग होना था, शुक्ल युग था इसमें। तो यहाँ पे मैंने सही कर दिया, तो यहाँ पे छायावादी युग होगा, ये वाला सी वाला सही होगा हमारा। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है। ये हमारा तीसरा वाला है, आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है। तो पहला संस्मरण, दूसरा निबंध, तीसरा गद्य गीत, आलोचना। तो इसमें से हमारा ये आनंद की खोज और पागल पथिक दोनों क्या हैं, निबंध हैं। दोनों क्या हैं, निबंध। आगे बढ़ते हैं। आकाशदीप की रचना विधा है। तो उसमें बतानी है कि आकाशदीप जो रचना है वो कौन सी विधा है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या काव्य है। तो आकाशदीप एक कहानी है, तो इसलिए हम लोग जो है इसके पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, कहानी। अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवनी है, इसमें से बतानी जीवनी कौन सी है। तो बसेरे से दूर, अनाभास का पोथा और कलम का सिपाही, शाश्वती। तो बसेरे से दूर ये तो आत्मचित्रण है, अनाभास का पोथा उपन्यास है और कलम का सिपाही ये जीवनी है हमारी। कलम का सिपाही जीवनी है। पृथ्वीराज रासव का रचना काल कब तक रहा। पृथ्वीराज रासव का रचना काल बताना है हमें। प्रगतिवाद है, भक्तिकाल, आदिकाल या रीतिकाल। तो पृथ्वीराज रासव जो है हमारे आदिकाल के रचनाकाल हैं। इनका रचनाकाल जो है आदिकाल रहा है। पृथ्वीराज रासव का रचनाकाल आदिकाल है। छायावादी युग की रचना नहीं है। आंसू, पल्लव, साकेत या झरना। तो छायावादी युग की रचना नहीं है पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान करना है। बहुत से बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हैं। पढ़ लिया छायावादी युग की रचना नहीं है, अब वहाँ पे दिमाग को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे फिर धोखा खा जाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा साकेत जो रचना है ये छायावादी युग की नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे भी डाउट है हमारा। सूरदास जी जो है भक्ति काल की, ये तो ज़्यादातर कृष्ण जी के पद लिखते हैं और तुलसीदास हमारे राम भक्ति शाखा के जो है ज़्यादातर लिखते हैं राम के बारे में। तो यहाँ पे हमारा कृष्ण भक्ति होगा, कृष्ण भक्ति होगा सूरदास में। और हमारे 9 नंबर पे आते हैं अरविंद दर्शन जी। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है। तो स्वर्ण किरण, स्वर्णधील, स्वर्णधूली यहाँ पे उत्तरा था, क्योंकि तीनों रचनाएं तो पंत जी की हैं। तो यहाँ पे चितंबरा होगा हमारा। चितंबरा जो है ये हमारी अरविंद दर्शन की प्रभावित रचना होगी। आगे बढ़ते हैं। पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी है, ये बताना है हमें। खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है या गीति काव्य है। तो यहाँ पे पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी जो है एक महाकाव्य है।
हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, पता होना चाहिए हमें। हास होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। यहाँ पे वो कहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन मतलब राम को रतन धन पायो, धन से तुलना कर दी है, उनका रूप दे दिया है, धन का रूप दे दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूपक। रूपक हो जाएगा। छंद के चरण को ही छंद के चरण को ही कहा जाता है। वर्ण, यति, गति या पाद। तो यहाँ पे हो जाएगा यति। यति लगाते हैं हम, छंद के चरणों में यति लगाते हैं। अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्याय देखो दो शब्दों से, एक तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा आ प्लस न्याय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आ उपसर्ग हो जाएगा, आ पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? अब इसमें जिस ऐसा शब्द चुनिए, कढ़ंत, रटंत, वसंत और भिडंत में, इसमें जो है कौन सा प्रत्यय इसमें प्रयोग नहीं किया गया है? तो हमारा गढ़ंत में है, रटंत में है और भिडंत में है। बसंत में कोई भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि बसंत एक ऋतु होती है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में हमारा क्या होता है? द्विगु होता है संख्यावाचक। तो यहाँ पे हमारा तन मन ये द्वंद्व है। कुबुद्धि ये भी नहीं होगा। दोपहर, दोपहर इसमें दो दिया गया है, संख्यावाचक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा द्विगु समास दोपहर। रात का पर्यायवाची है बैधा, बाधा, वल्लरी या रजनी। रात का हमने पढ़ा खूब, काफ़ी पढ़ा है ऐसे। रात के बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े हमने। रात का पर्यायवाची एक होता है रजनी। रजनी होता है हमारा, रजनी। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद प्लस यपि नहीं होगा। या प्लस धपि, यदा प्लस आदि, यदि प्लस अपि, यही होगा हमारा। यदि प्लस अपि होगा हमारा यद्यपि का संधि विच्छेद। तो आगे बढ़ते हैं। नधो, नधो में विभक्ति और वचन है। तो नधो में हमारा सप्तमी एक वचन, षष्ठी द्विवचन, द्वितीया द्विवचन, प्रथमा बहुवचन। तो इसमें हमारा होगा द्वितीया द्विवचन, सी वाला वेलकम। इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा। 20 पे आते हैं। लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो इसमें हमारा होगा पठतम। पठतम हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का पठतम हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हमारा खंड आ हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए दोबारा से दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब आइए दूसरे खंड की तरफ। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी को पहाड़ काटा है। आदमी ने पहाड़ काटा है। जिस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों के बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए हैं। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती सरकती चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। ये पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दिया, इसका आंसर देना होता है हमें। तो पहले तो हमें गद्यांश पढ़ लेना होता है और इसमें जो रेखांकित अंश होता है इसकी ही व्याख्या करनी होती है। तो अगर हमें ये पता है कि ये कौन सा हमारे कौन से खंड से लिया गया है, लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है, तो हम आसानी से ये सब कुछ कर पाते हैं। तो आपको बता दें कि ये पाठ जो हमारा है अजंता नामक पाठ से लिया गया है और गद्य खंड का ये पाठ है और इसके लेखक हैं हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी, इसके लेखक हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरा अथवा में दिया गया है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें कविता की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है,
उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और ना ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो ये हमने गद्यांश पढ़ लिया पूरा। इसमें भी हमारा वही गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ लिखना होता है। तो ये पाठ हमारा है क्या लिखें, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। और ये हमारा कौन से खंड से लिया गया है? गद्य खंड से लिया गया है। चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर वाइज दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। तो यहाँ पे भी हमारा दो दिए गए हैं, एक अथवा में है, इसमें से कोई सा भी एक करना होता है। तो सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दिसैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोई सबे अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंचकली। तो ये हमारा इसका संदर्भ है। तो हमें पढ़ लेना है, समझ लेना है। जब तक हमें संदर्भ नहीं पता होगा तब तक इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तभी ये पता लग पाएगा कि हमने ये पढ़ा था और किस पाठ से लिया गया है। तो ये बनपथ पर से लिया गया और इसके कवि जो हैं हमारे तुलसीदास जी हैं और ये पद्य खंड से लिया गया है। और इसमें अथवा में है चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजय मनुसुत निश्चल या महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध शांत निकट आए सब देशों के जन। तो ये हमारा सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित हमारा पद्य खंड है। उसमें चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से ये नामक जो है गद्यांश से हमारा पद्यांश से लिया गया है। तो अब आगे चलते हैं हमारा 23 नंबर की तरफ। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। हमारे एक पद्य का, एक कवि का और एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो उसमें से हमारे इसमें 2 3 4 दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक का लिखना होता है जिसे जो हमें पूरी अच्छी तरीके से याद हो। तो पहला जयशंकर प्रसाद का है, पदम हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। तो इसमें से जो आपको आता हो वो याद कर लेना है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी दो प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। रसखान, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से जिसका भी आपको अच्छे से याद हो उसका आपको जीवन परिचय देना है। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा संस्कृत खंड आ गया है। संस्कृत खंड, इसमें भी हमारे किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। दो दिए गए हैं इसमें भी का खा, लेकिन करना कौन सा है? एक ही करना है जो हमें कंठस्थ हो, याद हो, पूरी तरीके से हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकें, वही करना होता है। पहले तो पहचानना होता है कि ये जो है इसका संदर्भ लिखना होता है कि किससे लिया गया है, तभी जो है हम उसकी हिंदी निकाल पाएंगे। वाराणस्यम प्राचीन काल देव गेह गे विद्या दिव्यम ज्योति धोते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहिति जनानाम ज्ञानश्च वर्धते। तो ये हमारा वाराणस्य, इससे हम जहाँ पे हमारा वाराणस्यम लिख के आ जाए, लिखा हो जिसमें भी, तो वो समझ लीजिए किससे लिया गया है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी पाठ से लिया गया है। और ये कौन सा खंड है हमारा? संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से ये पाठ लिया गया है। पुनः ग्रामीणों ब्रवंत, यहाँ पे ग्रामीणों आ गया है, तो हमारे पाठ में ग्रामीणों आ गया है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो, प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये किससे लिया गया? प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। अब क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें 2 श्लोक दिए गए हैं, इसमें से किसी का
एक का हिंदी अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। हाँ, इसमें जो है एक श्लोक लिखना पड़ता है हमें, जो कि हमारे पूरे इसमें पाठ्य पुस्तक में से जो याद किया हो हमने, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो लिखना होता है हमें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। हमें 4 दिए गए हैं, इसमें से किसी दो का ही करना होता है, जो हमें याद हो वही हमें करने पड़ते हैं। और निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। इसमें जो है क्या होता है कि 4 इसमें भी दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में क्या था, क्वेश्चन थे, इनके आंसर देने थे। इसमें होता है हमारा हिंदी में लिखे होते हैं और इनको संस्कृत में कन्वर्ट करना होता है, अनुवादित करना होता है। आगे आते हैं, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नायक नायिका का चरित्रण कीजिए। इसमें हमारा खंड काव्य में जिस जिले में जो खंड काव्य चलता हो, जैसे कि हमारे शाहजहाँपुर जिले में मातृभूमि चलता है, मातृभूमि के लिए चलता है। तो इसमें क्या है, नायक नायिका चंद्रशेखर हमारे नायक हैं, और इसमें जो है इनका क्या करना होता है, चरित्रण लिखना है। उसके बाद अथवा में चरित्र ना याद हो तो अपने पठित खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। जैसे मातृभूमि है तो इसका पूरा सारांश लिखना है हमें अपने शब्दों में। और आगे देखते हैं, एक निबंध लिखना है हमें। निबंध, अनुशासन की समस्या, राष्ट्रभाषा हिंदी, वृक्षारोपण या विज्ञान वरदान या अभिशाप। और हमारा होता है एक, इसमें और लिख लीजिए प्रदूषण, प्रदूषण भी बहुत आता है। और एक लिख लीजिए इसमें प्रदूषण, और दूसरा लिख दीजिए मोबाइल फोन, मोबाइल फोन उपयोग और अनुपयोग, मोबाइल फ़ोन के उपयोग और अनुप्रयोग।